हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस। आज हम लोग बात करेंगे या जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पीवाईक्यूज को लेकर के या एमसीक्यूज को लेकर के जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पेपर फर्स्ट का एक पार्ट है या यूनिट है, कह सकते हैं, यूजीसी नेट की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे कनेक्टेड हों तो प्लीज जवाब जरूर देते रहिएगा ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बना रहे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। ठीक है, मीनिंग बच्चों को सीखने के सिद्धांतों, केवल सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, सीखने के सिद्धांतों, बच्चों के सीखने के सिद्धांतों को समझना मौलिक महत्व, एक मौलिक रूप से उसका महत्व है। तो महत्व बेसिकली क्यों है? या अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों को समझना बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, आधारभूत तरीके से, कि बच्चों की थ्योरीज को हम समझ पाए क्यों आवश्यक है किसी भी टीचर के लिए। ये एक तरीके का क्वेश्चन है। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका फॉर इफेक्टिव टीचिंग, फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग, फॉर फॉर्मेटिव ऑफ द लर्नर, फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बच्चों को बेसिकली समझना क्यों इंपॉर्टेंट है आधारभूत तरीके से, तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें कि इफेक्टिव टीचिंग हो सके हमारी, इसलिए भी बच्चों को समझना आवश्यक है। दूसरी बात है इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग हो सके, इसलिए भी आवश्यक है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी आवश्यक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, या यूजीसी कब स्थापित की गई थी या इसकी स्थापना कब हुई थी? सीमा खान, हेलो मैम। ठीक है, तो सीमा खान और जो भी बच्चे कनेक्ट रहे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर इसके रिप्लाई देते रहिएगा। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है यहाँ पर, 1966, 1953, 1946 एंड 1986। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1953। 1953 में स्थापना हुई थी यूजीसी की, जो कि बेसिकली उच्च शिक्षा के लिए कार्य कर रहा होता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी, दिसंबर 28। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट टास्क ऑफ एन एडोलेसेंट इन लर्निंग टू गेट अलोंग विथ फ्रेंड्स ऑफ बोथ जेंडर्स। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट हैं या किशोरावस्था में है, कह सकते हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए अगर हम उनका एक डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं कि इनके जो किशोरावस्था को बिलोंग करते हैं और उनकी लर्निंग को लेकर के साथ में, मतलब अलोंग विथ फ्रेंड्स ऑफ बोथ जेंडर, दोनों ही जो जेंडर हैं उनके साथ मिलकर के अगर इनकी लर्निंग को लेकर के बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जो कि विजया लक्ष्मी शर्मा, सेकंड का बी। चलिए, आपने पीछे का आंसर बताया होगा। क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो अगर यूजीसी के लिए आपने बताया है तो यूजीसी का 1953 सही था। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, मतलब यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है और जेंडर को लेकर के कि मेल फीमेल, मतलब जो बॉय एंड गर्ल्स हैं दोनों को साथ में अगर सिखाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि उनको बिलोंग नहीं करता है, ये आंसर देना है। तो पहला है टू लर्न टू लुक अपॉन गर्ल्स एज वुमेन एंड बॉयज एज मैन, मतलब लड़कियों को महिलाओं और लड़कों को पुरुषों के रूप में देखना, सीखना। अगर अलग अलग जेंडर जो हैं वो एक साथ
किसी चीज को सीखते हैं तो कौन सी चीज निम्नलिखित में से डेवलप उनमें नहीं होती है। दूसरा है टू बिकम एन एडल्ट एमंग एडल्ट्स, या वयस्कों के बीच वयस्क बनने के लिए। तीसरा है टू लर्न टू वर्क विदाउट अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। एंड फोर्थ टू एक्सेप्ट वंस बॉडी। तो मतलब अगर इन तीनों ऑप्शंस को हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जेंडर को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारा सॉरी यहाँ पर जेंडर को बिलोंग कौन से कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन कर रहा है टू बिकम एन एडल्ट एमंग एडल्ट एंड टू एक्सेप्ट वंस बॉडी। तो केवल जो सी वाला ऑप्शन है वो ही थोड़ा डिफरेंट है इन चारों ऑप्शंस में से, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का सी, विजय लक्ष्मी। चलिए गुड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकलकेट इन स्टूडेंट इज। वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है या मूल्य शिक्षा की बात हो रही है, तो ये बच्चों में बेसिकली क्या डेवलप करता है। जो वैल्यू एजुकेशन हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है आजकल, तो इसको पढ़ा करके बच्चों के अंदर क्या डेवलप होता है, ये है मूल्य शिक्षा। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा के द्वारा क्या बच्चों में डेवलप होता है, द मॉरल वैल्यूज, द सोशल वैल्यूज, द पॉलिटिकल वैल्यूज, द इकोनॉमिक वैल्यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अगर जुड़े हैं तो बताइए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है आंसर लेने में, तो बस इसी वजह से वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वेट करें कि आप कब आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू एजुकेशन सीधी सी बात है, द मॉरल वैल्यूज जो है वही डेवलप होंगी या इनकलकेट होंगी बच्चों में। वैल्यू एजुकेशन को हम अगर बच्चों को सुभाषिनी, शुभांशी श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी, फोर्थ का ए। ठीक है, ए ही आंसर सही होगा। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन जब हम बच्चों को दे रहे हैं, मतलब नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चों में को दी जा रही है, तो उनमें नैतिकता का विकास होता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, द मॉरल वैल्यूज। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये एक्चुअली रिपीट हो गया है मेरे ख्याल में, पहला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, व्हेन रीडिंग द टेक्स्ट ओनली फॉर रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अर्थात जब केवल प्रासंगिक और आवश्यक जानकारी के लिए पाठ को पढ़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है। केवल हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उन पर ही जब नजर डालते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त, मीनिंग क्या है कि व्हेन रिक्वायर्ड द टेक्स्ट ओनली फॉर द रेलिवेंट एंड when reading the text only for relevant and required information is called। तो ये टर्म क्या कहलाता है। केवल हम जब एक सरसरी निगाह डालते हैं किसी भी पाठ पर और केवल चुनिंदा चीजों को ही पढ़ रहे होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आंसर करिए फटाफट। चार ऑप्शन है हमारे पास, स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, रीडिंग है, रिव्यूइंग है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, आंसर क्या सही हो जाएगा, सिक्स का ए, सिक्स का ए, सिक्स का ए नहीं होगा। और चलिए, सही आंसर है आपका स्कैनिंग करना। जैसे स्कैन करना होता है ना, मतलब हम एक बार में ही किसी चीज को स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि पाठ एक जो हमने जो पढ़ा नहीं है तो डेफिनेटली हम उसको एक सरसरी निगाह में पार नहीं कर सकते हैं। पाठ पढ़े हुए पाठ को ही हम सरसरी निगाह जब डालते हैं मेन मेन पॉइंट्स पर, तो उसको हम कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं स्कैनिंग करना या स्कैन करना। ठीक, तो सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा स्कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मार्फोग्राफ इज द टर्म एसोसिएटेड विथ। जो मार्फोग्राफ ये शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है ये बताना है। इज द टर्म एसोसिएटेड विथ, किसके साथ ये मार्फोग्राफ जो शब्द है वो लिखे हुए जो शब्द हैं इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। पहला है करेक्टिव स्पेलिंग, दूसरा है करेक्टिव रीडिंग, तीसरा है करेक्टिव लर्निंग एंड चौथा है करेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पता चल रही है कि करेक्शन की कोई बात है जो कि यहाँ स्पेलिंग से संबंधित है, यहाँ रीडिंग से संबंधित है, यहाँ लर्निंग से संबंधित है और यहाँ बिहेवियर से संबंधित है। तो मार्फोग्राफ जो शब्द है वो बेसिकली किस टर्म को बिलोंग करता है ये बताना है। ठीक, आंसर करिए। कल किसी की शिकायत थी कि देखते नहीं हैं कमेंट्स को, तो आप देखिए, क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। सही जो आंसर हो जाएगा वो है करेक्टिव स्पेलिंग। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये रिलेटेड है आपके स्पेलिंग से, जो स्पेलिंग होती है या वर्तनी होती है उससे संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय दिस सब्जेक्ट। मतलब अगर टीचर किसी भी बच्चे की
के हितों को, उसकी जरूरतों को जान रहा होता है, तो ये बेसिकली किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा? 8th का आंसर करिए, 7th का ए। ठीक है, विजय लक्ष्मी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई शिक्षक किसी भी बच्चे की जरूरत को या उसके हित को पूर्ण तरह से समझ रहा है, तो बेसिकली उस बच्चे को समझना किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बताना है। ठीक है, 8th का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, लेकिन यही है कि टाइम खिंच जाता है वेट करने में। 8th का बी है बिल्कुल, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी, या शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा में मनोविज्ञान। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी है ही ऐसा विषय जिसमें कि हम सामने वाले की मन स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट और अगर उसके हित को हम समझ रहे हैं, मीनिंग सामने वाले को समझ रहे हैं, इट मीन्स कि हमको साइकोलॉजी का ज्ञान है। और किसी भी टीचर को बेसिकली मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, खासकर बाल मनोविज्ञान का या चाइल्ड साइकोलॉजी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग इस शिक्षण के क्षेत्र में, या बेसिकली बीएड के कोर्स को लेकर के, या किसी भी टीचर की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, या टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है, और इसमें टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये है माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, सूक्ष्म शिक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब जो गलत है, कौन सा गलत है, नीचे लिखा हुआ माइक्रो टीचिंग के परिप्रेक्ष्य में या उसके संदर्भ की अगर बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा? पहले, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। तो जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही कहा कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इट इज रिलेटेड टू स्किल ऑफ टीचिंग, स्किल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के कौशलों से संबंधित है, तो इसका मतलब मेथड की बात ये नहीं करता है। दूसरा है, इट कंसिस्ट ऑफ कोर टीचिंग स्किल्स। ठीक है, स्किल्स की बात देखिए यहाँ पर हो गई है। ईच स्किल इज प्रैक्टिस्ड सेपरेटली, ये भी बात सही है। क्वेश्चनिंग इज वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो क्या इनकरेक्ट की बात कर रहा है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है या गलत है? तो गलत इनमें से कौन सा हो जाएगा? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। जो आंसर है वो ये सही है। यही है कि बेसिकली माइक्रो टीचिंग में हम मेथड्स को नहीं पढ़ते हैं, हम टीचिंग स्किल्स को पढ़ रहे होते हैं। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन आंसर देखा जाए तो ये होगा ए वाला, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर टीचिंग स्किल्स, मतलब सारी स्किल्स की बात करता है। ईच स्किल्स इज प्रैक्टिस, मतलब उसकी प्रैक्टिस की जाती है, किसके द्वारा? पीपल टीचर के द्वारा। और क्वेश्चनिंग इज वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो क्वेश्चनिंग होती है या क्वेश्चनिंग स्किल होती है, ये इसकी एक स्किल कही जाती है। ठीक है, तो 9th का ए जो है वो सही है। हाँ ठीक है, आप दोनों का ही आंसर सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, द फाउंडेशन ऑन विच अ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर्स कैन बी बिल्ट इज कॉल्ड। या कक्षा शिक्षण के संदर्भ में वह नींव जिस पर शिक्षार्थियों के साथ स्नेहपूर्ण और पोषित संबंध बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना या डेवलप करना टीचर के द्वारा, तो वो बेसिकली निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? प्रॉबिंग या टीचर इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रक्चरिंग हो सकता है, फीडबैक हो सकता है। तो वो कौन सी चीज इसमें से है, या कौन सा ऑप्शन है जो दोनों के बीच में एक मजबूत आधार बनाता है? किसका? आपसी संबंध का। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए क्या सही इसमें आंसर हो जाएगा? जो सही आंसर है बेसिकली वो हो जाएगा आपका टीचर इफेक्ट, मतलब शिक्षक प्रभाव। अब शिक्षक का प्रभाव किस तरीके से बच्चे पर पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच के संबंधों के लिए। ठीक है, अब शिक्षक किस तरीके का है? तो कोई भी शिक्षक बेसिकली अगर वो अपने कार्य के प्रति डिवोटेड है और सही प्रकार से बच्चों को समझ रहा है और पूरा जस्टिफाइड कर रहा है अपने प्रोफेशन को, तो डेफिनेटली होता क्या है कि बच्चे जो हैं उसको आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं अपना, उसको फॉलो करते हैं अगर वो सही चल रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम कहें कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग, संरचना। अब संरचना किस चीज की संरचना? जैसे आपने आंसर किया है, ठीक है, अब्दुल रब, 10th का बी ही होगा। शिक्षक का प्रभाव कितना पड़ा है बच्चे पर,
है ना? प्रभाव किस सेंस में पड़ सकता है किसी भी टीचर का? अगर टीचर बच्चे की समस्याओं को सुन रहा है, उसके हित में बात कर रहा है, जो कोई भी कंटेंट वो लेकर के आ रहा है वो बच्चे के लिए अवेलेबल है, बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, अपनी सीमाओं को ध्यान में रख करके, मतलब एक अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझता है, मीनिंग सब कुछ बच्चे की लर्निंग के अकॉर्डिंग करता है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, तो ये फीडबैक भी नहीं होगा, स्ट्रक्चरिंग भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर किस चीज का? किसी कंटेंट का, कुछ ऑर्गेनाइज किया उसने या बनाया, प्रॉबिंग भी नहीं होगा। तो टीचर का प्रभाव ही है ऐसा जो बच्चे के और टीचर के बीच एक अच्छे संबंध को बना के रखता है। ठीक, टीचर का प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। कोई भी टीचर अगर कक्षा में प्रश्नों को पूछता रहता है तो इसका क्या मतलब है? गुड इवनिंग श्रुति जायसवाल, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अच्छा है, आप जो इतने लोग भी जुड़े हैं प्लीज देखते रहिए, क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मैं बिल्कुल हट के साइड खड़ी हूँ ताकि ऑप्शन क्लियरली समझ में आए आपको। द टीचर हु कीप्स ऑन, इंग्लिश हिंदी कहीं कंफ्यूजन है तो दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहीं पर कंफ्यूजन है तो हिंदी देख लीजिए, हिंदी में है तो इंग्लिश देख लीजिए। द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। टीचर जो कि कक्षा में प्रश्न पूछता रहता है, इसका क्या मतलब है या फिर क्या होना चाहिए इसके संबंध में? पहला ऑप्शन है शुड बी एडवाइज टू मीट टीचर पर्सनली। ठीक, दूसरा है शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन। थर्ड है शुड बी इनकरेज फॉर सेल्फ लर्निंग और शुड बी इनकरेज फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग। ठीक है, द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग मतलब अगर कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछने की प्रक्रिया बनी है या पूछा, मतलब यहाँ पे टीचर भी पूछ सकता है, देखा जाए तो, और स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों की ही ये जो एक एक्टिविटी है इसको बेसिकली इनकरेजमेंट मिलना चाहिए किसी भी रूप में। ठीक है, तो जो चौथा आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन की पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना ही चाहिए, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट जब दोनों ही क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चन रखेंगे, मतलब टीचर तो तब करेगा जब वो फीडबैक लेना चाहेगा और स्टूडेंट तब करेगा जब उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में दोनों का ही प्रश्न करना कहीं ना कहीं अत्यावश्यक है, जिससे कि एक इंटरेक्टिव क्लास भी हो सके और बच्चों का फीडबैक भी मिले टीचर को, और टीचर का भी खुद उसको फीडबैक प्राप्त हो जाए कि वो बेसिकली जिस स्ट्रैटेजी से क्लासरूम में पढ़ा रहा है वो ठीक है या उसमें कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश है। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सहज सोच, ठीक है, इंट्यूटिव थिंकिंग किससे संबंधित है? सहज सोच बेसिकली निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं ये किससे संबंधित है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और दूसरा है हैज बीन इनकरेज्ड बाय ट्रेडिशनल टीचिंग, थर्ड है इज नॉट अ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड फोर्थ है नन ऑफ अबव। ठीक है, खोज की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, खोज मतलब यहाँ पर डिस्कवरी से है, कहीं ना कहीं रिसर्च से है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मैम नेट पेपर 2 सोशल वर्क की क्लास होगी सोशल वर्क के लिए? अच्छा चलिए, आप सोशल वर्क के लिए तो फिलहाल आप जो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, दिख रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है 12th का बी, हैज बीन इनकरेज्ड बाय ट्रेडिशनल टीचिंग, इरफान खान। जो सही आंसर है बेसिकली वो है इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। सहज सोच का मतलब है डिस्कवरी से या खोज से या थोड़ा सा अगर आप रिसर्च की जानकारी रखते हैं तो ये उससे संबंधित होगा, मीनिंग वहां का एक टर्म है और जिन्होंने ये थोड़ा पढ़ा है वो इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? प्रभावशीलता किसकी, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को किस संदर्भ में मापा जाना चाहिए? पहला है कोर्स कवरेज, दूसरा है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, तीसरा है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड फोर्थ है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो शिक्षण की प्रभावशीलता को बेसिकली क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिएगा, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन की जो ये शिक्षण की प्रभावशीलता है
इसको कैसे माप सकते हैं हम कक्षा में? 13th का डी, सॉरी 13th का सी, ठीक है, अरिजीत पाठक। हाँ जी, 13 का सी ही है। 13 का सी जो है यही आंसर होगा, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब लर्निंग आउटकम्स से का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे ने जो सीखा या कितना सीखा, ठीक है। तो फीडबैक से ये हमें पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे ने कितना सीखा। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग किससे पता चल रहा है कि जितना बच्चों ने सीखा है और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो या वो किस तरीके से किसी भी प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। तो बेसिकली लर्निंग आउटकम्स ही होगा। अगर यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, तो बेसिकली यूज ऑफ टीचिंग एड्स की अगर बात करें तो ये टीचर बेसिकली अपने शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए करता है। लेकिन अगर इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है तो यहीं पर दूसरा ये सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का सी। चलिए वेरी गुड, जिनका आंसर सही है और मैं यहाँ से कह नहीं पा रही हूँ, बट चलिए वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर किया है। अगला क्वेश्चन है, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब कक्षा में बात करना या अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना या दिखना किस बात का संकेत करता है? ठीक है, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटेटिवनेस, ठीक है। दूसरा है कंफ्यूजन अबाउट थिंग्स टॉट। तीसरा है नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स। फोर्थ है इनडिसिप्लिन, हाँ इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर दोहराव के कारण बोरियत। दोहराव से का मतलब है यहाँ पर किसी भी चीज को दोहराना बार बार, मतलब टीचर के द्वारा जो भी कंटेंट है उसको बार बार सारा यूनिट कराएंगी आप फर्स्ट पेपर, नहीं सारी यूनिट तो नहीं होगी बेटा, लेकिन ये है कि हाँ 1 बाय 1 2-3 यूनिट्स जो हैं वो और भी टीचर्स हैं और लोग भी डिफरेंट एरियाज को कवर करेंगे, लेकिन कंप्लीट पूरा कराया जाएगा, ठीक। तो दोहराव कैसा है? दोहराव से का मतलब यहाँ पर जो भी टीचर कंटेंट बार बार दोहराता है क्लास में, तो फिर उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो एक क्लास में अनुशासनहीनता की बात कहें वो देखने को मिलती है। दूसरा क्या लिखा है? कंफ्यूजन अबाउट थिंग्स टॉट, नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स एंड इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है 14 का ए ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि बात कब होती है क्लासरूम में ज्यादा? जब बच्चे का ध्यान सामने या टीचर से या कंटेंट से हट जाता है जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, या तब होनी, या इनडिसिप्लिन कब क्रिएट होता है? जब बच्चे बोर होना शुरू कर देते हैं। तो बोर कब होते हैं? जब बच्चे और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक होता है। तो डेफिनेटली ब्रेक कब होगा? जब बच्चों का ध्यान टीचर से हटेगा। हटेगा कब? जब किसी भी टीचर के द्वारा कोई, कहीं ना कहीं ये बातें भी अपने रूप में सही हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या सही है हम उस पर जाते हैं। 4 ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उस पर जाएंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है कि बोरिंग होने लगता है एक समय के बाद अगर उसको दोहराया जाता है किसी भी कंटेंट को, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फॉर इनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, या शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर देना सबसे उपयुक्त होगा? अगर हम शिक्षार्थी को सिखाना चाहते हैं तो हम क्या करें ऐसा, ठीक है। राधा कृष्ण, मैं अभी यूनिट ले रही हूँ, आपकी फर्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसके बाद हायर एजुकेशन शुरू होगा, ठीक है। मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। एक एक करके 1 बाय 1 हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए 15th का बी आपने बताया, 15th का बी है, हाँ जी बिल्कुल 15th का बी ही सही है। क्या लिखा है यहाँ पर कि शिक्षार्थी को सीखने के लिए अगर प्रोत्साहित करना है तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो यही होगा, बी आंसर है कि ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर टू लर्निंग, ठीक। पहला इसमें ऑप्शन दिया था यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर टू लर्निंग, तीसरा है असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट एंड फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। जो सही बात है वो यही है, जो कुछ भी सिखाए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो,
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण, कोई एक सीखा हुआ किसी नए सीखने में हेल्प करता है। साइकिल चलाई है अगर हमने कभी छोटी, तो फिर वो हमें हेल्प कर सकती है बैलेंस करने में, स्कूटी को या किसी भी मोपेड को, कुछ जो पहले चला करती थी। इस तरीके से क्या होता है, एक अनुभव जुड़ जाता है, पुराने अनुभव के साथ नया अनुभव जुड़ जाता है और हम एक नई चीज सीख जाते हैं। तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो किस तरीके से उसको और प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जब पुराना सीखा हुआ या सीखा हुआ बच्चे का नए सीखने में हेल्प करता है, तो इस तरीके से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कुछ भी नया करने के लिए। चलिए ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बी होगा। फिर है क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन लर्निंग। क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन लर्निंग, या शिक्षण में कौशल पर सवाल उठाना नहीं है। क्वेश्चनिंग स्किल मतलब वही है, प्रश्न उत्तर कौशल की बात है। सबसे अधिक उपयोगी है प्रश्न कौशल जिसे कहते हैं, जो कि बेसिकली माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चनिंग स्किल है इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन लर्निंग, किस प्रकार से, इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन in teaching learning process, memorizing the facts by student, third है making student discipline, fourth है preparing students for examination। तो क्या सही हो जाएगा, 16th का ए, 16th का ए, बिल्कुल 16th का ए ही सही है। जवाब दिया है अर्जित पाठक ने, विजय लक्ष्मी शर्मा ने। ठीक है, इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन लर्निंग। क्वेश्चनिंग स्किल का प्रयोग बेसिकली किया जा रहा है टीचर के द्वारा। बच्चे तो प्रश्न करते ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं या एक जिज्ञासा है, तो इसलिए वो प्रश्न करेंगे ही। लेकिन अगर टीचर के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, तो बेसिकली वो क्वेश्चनिंग स्किल का प्रयोग कर रहा है या प्रश्न कौशल का प्रयोग कर रहा है अपने शिक्षण में। और अगर वो क्वेश्चनिंग स्किल का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की लर्निंग को भी इनहेंस करता है। बच्चे उससे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, इधर उधर दिमाग नहीं रहता है। क्वेश्चन करते रहने से कक्षा में जो कि मोस्ट रेलिवेंट हो, रिलेटेड टू टॉपिक हो, इससे बच्चों का ध्यान ऐसा नहीं होगा कि वो कक्षा में बैठे हैं लेकिन उनका दिमाग कक्षा से बाहर है। तो अपनी ओर बनाए रखने के लिए या कंटेंट से जोड़े रखने के लिए बच्चों से क्वेश्चंस को पूछते रहना चाहिए, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चंस करने चाहिए इसका भी टीचर को ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब लॉजिकल हो, रिलेवेंस हो उनका पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेसन प्लान बनाया जाता है बीएड में, उसमें अलग अलग तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चनिंग स्किल में भी प्रश्न का निर्माण कैसे होता है, इसके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, जिसका कि ज्ञान टीचर को होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट टास्क। ये शायद रिपीटेड है, हम आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन 16। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन देखिए, 17 रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। 18 देखिए, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, सेल्फ मेंटर एंड मॉडिफाई वंस लर्निंग स्ट्रेटेजीज एज नेसेसरी इज टर्म्ड एज। ठीक है, मतलब इस टर्म को क्या कहा जाता है, इस टर्म को क्या कहा जाता है। तो क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति की अपनी विचार प्रक्रियाओं के बारे में सोचने की क्षमता, आत्मनिगरानी और आवश्यक रूप से किसी की सीखने की रणनीतियों को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ रेगुलेशन, सिंपल कॉग्निशन एंड नन ऑफ अबव। तो क्या हो जाएगा 18 का 18 का 18 का बी, 18 का ए, विजय लक्ष्मी। 18 का ए ही होगा, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में मतलब बहुत
कहीं ना कहीं अंतर्ज्ञान जैसी बात आती है। मेटाकॉग्निशन टर्म है, इसको समझिएगा। मतलब जो व्यक्ति बहुत गहनता से किसी भी चीज को जानने समझने की क्षमता रखता है, वो मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर अगर पीछे अगर आपने क्लासेस देखी होंगी लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई थी किसकी? एडल्ट लर्नर्स की। ठीक, यहाँ पर 5 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए क्या हो जाएगा। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हाँ जी, अर्जित पाठक। क्या हो जाएगा? देखिए आंसर इसका 4 ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन है। पहला है एडल्ट लर्नर की बात हो रही है, एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो जो एडल्ट है डेफिनेटली उनकी जो उम्र है वो 20 से ज्यादा, 19 और 20 से ज्यादा होगी। ठीक है, आप लोग एडल्ट लर्नर्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्या विशेषताएं हो जाती हैं? मतलब आप में कोई ऐसी कंफ्यूजन जैसी चीजें या सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, ना सोच में, ना विचारधारा में, ना बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, जो एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट, जब एडल्ट हो गए तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर देखिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इंक्रीज्ड फोकस ऑफ एक्टिविटीज विच विथ पीयर ग्रुप्स। तो एडल्ट होने पर क्या पीयर ग्रुप के साथ इतना ज्यादा हमारा या जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनका तालमेल रह जाता है। नीचे ऑप्शंस भी एक्चुअली दिए हुए हैं यहाँ पर। कौन कौन से सही है मैं अभी ऑप्शन देख लेती हूँ, लेकिन जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है इन 5 में से ये बताइए, कोई 2 सही होंगे। मैम ऑप्शन दिखाना। अच्छा जी, हाँ जी, ऑप्शन ये है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास ऊपर हैं और नीचे ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो वयस्क अधिगम करता होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो उनकी विशेषताएं ये 4 लिखी हुई है, ABCDE 5 लिखी हुई है। इन 5 में से कौन सा सही होगा? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। मैं साइड हो जा रही हूँ, आंसर देखिए। कोई एक ऑप्शन नहीं है, 2-3 ऑप्शन सही होंगे इसमें। नीचे दिए हुए हैं ABCD ऑप्शंस में। ठीक, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। CDE, D, CND। देखिए बात करते हैं, वन बाय वन इस पे बात कर लेते हैं। एडल्ट लर्नर्स की बात हो रही है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो एक वृद्धि हो जाती है किसी भी बच्चे की। जो एडोलेसेंट होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो 19 साल 20 साल तक उनकी जितनी ग्रोथ होनी है, लंबाई जितनी बढ़नी है, बढ़ जाती है। अब वो बाहर के एनवायरमेंट पर थोड़ा डिपेंड करता है, खान पान पर डिपेंड करता है कि वो अगर 40 किलो के वजन के हैं तो हो सकता है गलत खान पान से उनका वजन 55 किलो हो जाए या 60 किलो हो जाए, 70 किलो हो जाए, तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एडल्ट होने तक ये काम हो चुका होता है। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है। दूसरा है इंक्रीज्ड फोकस ऑफ एक्टिविटीज विथ पीयर ग्रुप। एडल्ट होने तक, जब हम एडल्ट हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वयस्क हो गए हैं कह सकते हैं, तो हमारा जो संगी साथी के साथ या संगी साथियों का जो हमारा ग्रुप है, बेसिकली हम उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं या इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने काम की ओर फोकस्ड हो जाते हैं। एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, तो हाँ डेफिनेटली सेल्फ कंट्रोल आ जाता है हमें। खुद पे नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है वो हमें डेवलप हो जाती है। लेकिन जो एडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कंट्रोल नहीं होता है अपने इमोशंस पर। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने उनकी देखा था, जिन्होंने भी क्लास को देखा हो। ठीक है, उसके बाद है एबिलिटी टू एक्ट रेशनली। ठीक है, मतलब एबिलिटी टू एक्ट रेशनली से का यहाँ पर मतलब है तर्क संगत रूप से किसी भी चीज को समझना या तर्क संगता के साथ किसी भी चीज का जवाब देना, तार्किक रूप से किसी भी बात को समझना, मतलब इलॉजिकल वे में कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है, देन लीडिंग टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम गाइडेंस एंड कंट्रोल। कंट्रोल एडल्ट पर देखा जाए तो नहीं रह जाता है।
तो जो सही, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन पांचों में हो जाएगा, वो दो चीजें हो जाएंगी आपकी, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड एबिलिटी टू एक्ट रेशनली, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकली, तर्कपूर्ण तरीके से अब व्यस्क जो बच्चा अधिगम करता होता है वो जानना और समझना शुरू करता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सही आंसर है वो आपका सी एंड डी हो जाएगा। तो देखिए सी एंड डी है कहीं पे क्या, सी एंड डी ये है, सी ऑप्शन, सी एंड डी, ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, देखिए, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी शिक्षक की शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की, मतलब किसी भी जो बच्चा है या लर्नर है या स्टूडेंट है उसके वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी टीचर की टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, ये बताना है यहाँ पर। Which option best describe factors affecting teaching related to learners? Related to learners, शिक्षार्थियों से संबंधित वो कौन सी बातें हैं निम्नलिखित में से। ठीक है, पहले तो चारों बातें पढ़ लीजिए, 5 बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद ऑप्शंस में दिखाती हूँ और कहीं पे नोट कर लीजिए कौन कौन से सही लग रहे हैं कि लर्नर की कौन से ऐसे कारक हैं जो टीचर की टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ई भी तो होगा, ई में क्या था, एक सेकेंड मैं पीछे जाती हूँ। ई है लीडिंग टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम गाइडेंस एंड काउंट, ई ऑप्शन देखिए, अगर ई ऑप्शन है, अगर सी डी और ई दोनों तीनों हैं एक साथ में, हाँ जी हाँ, तो डी सही बात है। ये बात कही है किसने, शुभांशु श्रीवास्तव। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए गाइडेंस एंड कंट्रोल की अगर है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पीछे जाइए पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन आपका था 19 क्वेश्चन में शुभांशी ने ये बात कही है कि लीडिंग टू इंडिपेंडेंट फ्रॉम गाइडेंस एंड कंट्रोल, या मार्गदर्शन और नियंत्रण से स्वतंत्र होने के लिए अग्रणी होना। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जिद कर रहा है एडल्ट की, नहीं मेरा मुझे गाइड मत करो या मुझ पर कंट्रोल मत करो, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन जो एडोलेसेंट एज के अपने पेरेंट का या अपने बड़ों का, अपने टीचर का, लेकिन एडल्ट्स में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब तो ये हो रहा है कि वो बेसिकली इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि उनको मार्गदर्शन और नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मीनिंग वो इसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। खारिज कौन करते हैं, जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं वो किसको खारिज कर देते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं किसी के भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये चीज नहीं होगी, इसलिए केवल ई और डी ही होगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। तो वो लर्नर्स की इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करती हैं। पहला, एज एंड मेच्योरिटी ऑफ अ लर्नर। ठीक, दूसरा है अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, बिल्कुल है। नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ द लर्नर। ठीक, प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ द लर्नर। ठीक, हो सकता है, देखिए होता क्या है कि हो सकता है कि ये सभी आंसर सही लग रहे हों, लेकिन अब बात ये भी होती है कि हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उनमें कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं। तो ये आपने पहले आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल मैम, मैम एडल्ट की बात हो रही है ना मैम, ओके ठीक है। 20 का सी, मैं देखिए आप ऐसा करिए ना, चलिए ये ऑप्शन लिखे हैं नीचे, इनको देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये लिखे हैं ऊपर, आपने देख लिया होगा, नीचे देखिए ऑप्शन है कौन सा सही है, देखिए। ट्वेंटी का ए, ट्वेंटी का ए, 20 का सी, 20 का ए, 20 का ए में है पहला, दूसरा और चौथा। चलिए मैं देखती हूँ।
पहला, दूसरा, चौथा। ओके। देखिए पहला क्या है, अगर जो लर्नर है, कौन कौन सी बातें हैं जो इफेक्ट डाल सकती है टीचर के शिक्षण में, तो पहला है एज एंड मेच्योरिटी, बच्चे की एज क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो कितना परिपक्व है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रभाव डालेगी। दूसरा है अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, अटेंशन बच्चे का नहीं होगा या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये बात भी प्रभावित करेगी किसी भी टीचर के शिक्षण को। नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ लर्नर, तो नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ लर्नर, इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी बच्चे का जो टीचिंग मेथड से कोई मीनिंग नहीं है। टीचिंग मेथड का प्रयोग टीचर के द्वारा किया जाता है, बच्चे से इसका लेना देना फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, सही बात है, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ द लर्नर। चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आगे देखते हैं। तो क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ द लर्नर, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से फिलहाल यहाँ पर मतलब नहीं है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यही होगा, ए। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो इन तीन ऑप्शन से पड़ जाएगा। ठीक, तो जिसका भी आंसर ए है वो सही होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, the memory that refers to our memory of meaningful facts, rules, definitions, concepts and principles is termed as, या सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं और सिद्धांतों की हमारी स्मृति को संदर्भित करने वाली स्मृति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मेमोरी की बात हो रही है। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है तो थोड़ा प्लीज मैसेज कर दीजिए। The memory that refers to our memory of meaningful facts, rules, definition, concept and principles is termed as, किस मेमोरी को कहा जाता है जहां पर की बेसिकली नियम है, परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं हैं, इन सभी बात को हम स्मृति में रख लेते हैं। पहला है सेमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी एंड नन ऑफ अबव। ठीक है, अर्थ स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा सेमेंटिक मेमोरी। ये आंसर सही है जिसने भी दिया है। या अर्थ मेमोरी। ठीक है, इरफान खान एंड अर्जित पाठक। ए किसी का आंसर है, विजया लक्ष्मी। हाँ जी, अब्दुल रब 20 का ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट, अगर किसी भी छात्र ने गलत उत्तर दे दिया है किसी भी प्रश्न का, तो टीचर के द्वारा कैसी प्रतिक्रिया की जानी चाहिए या को क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है टू स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन, मतलब लेसन को नहीं याद किया इसलिए उसको डांटे। दूसरा है टू एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, या एक्सप्लेन करें कि क्यों आंसर गलत है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, दूसरे बच्चे को कहें सही आंसर देने के लिए। टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इग्नोर कर दें क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। तो सही आंसर है, सही आंसर कौन कौन दे रहा है, रुद्रा 20 का ए, 20 का ए। डांटना चाहिए, डांटना तो चाहिए ही नहीं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कहीं डांट आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो डांटने वाला कहीं अगर ध्यान में हो तो हटा दीजिए कि कहीं टीचर डांटेगा और बच्चा सुधरेगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। किसी भी बच्चे का आंसर अगर गलत निकल करके आता है टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का, तो बेहतर है, सबसे सही क्या हो जाएगा कि हम उसके आंसर को बताएं कि क्यों गलत है। ठीक है, डांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं पर भी डांटने की बात नहीं कही गई है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, ये भी ठीक नहीं होगा कि बच्चे को हमने
कहा तुम बैठो और दूसरा बच्चा सही बताएगा, इस तरीके से जो पहला बच्चा है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो सकता है। और बताए हुए जो आंसर बच्चे ने गलत बताया है उसको इग्नोर करके अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं तो ये भी सही नहीं होगा। बच्चे की कहीं ना कहीं जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाएगी या वो दोबारा क्वेश्चन करने के लिए खड़ा ही नहीं होगा। तो बच्चे के जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब रुद्र ने बी आंसर दिया है, इरफान खान ने बी आंसर दिया है, निभा कुमारी ने 22 का बी दिया है। चलिए, विजय लक्ष्मी शर्मा ने भी 22 का बी। चलिए, वेरी गुड। एंड शुभांशी श्रीवास्तव ने भी बी ही आंसर दिया है। चलिए, वेरी गुड आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 है, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। ठीक है, एफिशिएंट से का मतलब यहाँ पर है कि इफिशियंसी हो या टिकाऊ हो। ठीक है, इफिशिएंट एंड ड्यूरेबल, लॉन्ग, लंबे समय तक चलने वाले जो एक सीखना है किसी भी बच्चे का, तो उसमें क्या होना चाहिए। अगर किसी को हम सिखा रहे हैं तो हमेशा के लिए वो याद रहे, पहले तो ये बात है, नहीं तो एक लंबे समय तक तो उसकी याददाश्त में बताई ही बात रहे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 23 का आंसर करना है। एबिलिटी टू लर्न ओनली। ठीक है, जब भी लर्निंग होती है तो केवल लर्न, सीखने की एक योग्यता को बढ़ाना, या केवल प्रेरणा को अपेक्षित रखना, या रिक्वेस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न ओनली, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, 23 का डी। ठीक है, केवल यहाँ पर ना ही एबिलिटी ऑफ लर्न होना चाहिए, ना ही होना चाहिए मोटिवेशन, ना ही होना चाहिए केवल सीखने की बात, और तो दोनों बातें होनी चाहिए कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, है ना। मतलब सीखने की योग्यता और प्रेरणा दोनों ही अगर होंगे तो इफेक्टिवनेस या उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी शिक्षण की, और जो बच्चा सीख रहा है उसके सीखने की। ठीक है, इरफान ने 23 का डी दिया है आंसर, शुभांशी श्रीवास्तव ने भी डी दिया है, 23 का डी, 23 का डी। चलिए, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखिए, 24 पे आते हैं। 24 है, विच एमंग दी फॉलोइंग बिलो आर दी फीचर्स ऑफ स्वयं की बात हो रही है। स्वयं आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो स्वयं क्या है, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि स्वयं क्या है, या इसके बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक, बताइए। पहला है, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग माइंड्स। दूसरा है, मूक इज पार्ट ऑफ स्वयं। तीसरा है, द प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री एक्सेस टू एवरीवन एंड पोस्ट कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड फोर्थ है, लर्निंग इज स्वयं हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लर्निंग इन स्वयं हैज 3 पार्ट्स। 24 का ए। मैं नीचे अगर ये पढ़ लिया है आपने तो मैं ऑप्शन नीचे दिखा रही हूँ कौन कौन से। एक्चुअली इसमें 2-3 ऑप्शन सही होंगे, पहले वो कहीं लिख लीजिए और फिर बताइए। ये है नीचे ऑप्शंस लिखे हुए। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऊपर स्वयं के बारे में बातें लिखी हुई हैं, तो कौन सी सही हो जाएंगी। स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स एक्टिविटीज लर्निंग ऑफ यंग माइंड। ठीक है, ये बात तो सही है। पहले देख लेते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड द पार्ट ऑफ, ठीक है। 24 का सी, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग माइंड, ये बात सही है। मूक इज अ, मूक अलग है एंड स्वयं अलग है, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो ये गलत है। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री एक्सेस टू एवरीवन एंड होस्ट कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये बात भी सही है। लर्निंग इन स्वयं हैज 3 पार्ट्स। ठीक, तो फोर्थ भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही दिखाई दे रहे हैं। तो स्वयं बेसिकली क्या है, स्वयं हम कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करता है कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके के कोर्स मटेरियल ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और 24 घंटे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये सुविधा प्रोवाइड होती है। मूक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, स्वयं बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो अगर जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा जिसका भी सही है, पहला और तीसरा देखिए ये है आंसर बी,
पहला और तीसरा, मतलब बी ऑप्शन जिसका होगा वो सही हो जाएगा। 24th का बी है शुभांशु श्रीवास्तव, 24th का बी, अरिजीत पाठक सी। सी देखिए गलत होगा सी में, क्योंकि सेकंड है, सेकंड नहीं है, मूक अलग है, मूक आपका हो गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, तो ये अलग चीज हो गई है। ठीक है, चलिए, तो बस जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी। इन चार ऑप्शन को इस तरह से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। ठीक, क्या कह रहा है? एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, चार ऑप्शन दिए हैं, या दृष्टिकोण मूल्य और रुचियां किसके द्वारा परिलक्षित होती हैं? पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर सही हो जाएगा बताइए? 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्या सही हो जाएगा 25th का? बी। और आंसर करें, अरिजीत पाठक ने किया, उसके अलावा प्रेरणा बी, बहुत देर में आपने ज्वाइन किया, यह जवाब दिया, प्रेरणा बी। और विजया लक्ष्मी शर्मा 25 का ए। और शुभांशु श्रीवास्तव बी। ठीक है, और जितने बच्चे जुड़े हैं कम से कम वो जवाब देते रहे हैं। पहले तो अब इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन होता क्या है। ठीक है, किससे संबंधित है, किस पक्ष को बिलोंग करता है, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि ये बातें किससे संबंधित हैं। जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो सही है। प्रेरणा ने बी किया है, रुद्र ने बी किया है, 5th का ए नहीं है, बी होगा। शुभांशु श्रीवास्तव बी। बी क्यों होगा? देखिए इफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जब हम जाते हैं, बेसिकली अगर वहां पे बात करें तो बच्चों ये एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली मेंटेन किए जाते हैं या फ्रेम किए जाते हैं, वो बच्चों के इन तीन पक्षों को ध्यान में रख करके मेंटेन किए जाते हैं। और वो तीन पक्ष हो गए आपके कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि हम कहते हैं संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा है इफेक्टिव या भावात्मक या प्रभावी, और दूसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन या फिर साइकोमोटर या कौशलात्मक पक्ष जिसे कहेंगे। तो जब भी बात आती है इफेक्टिव डोमेन की, तो इफेक्टिव में क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट दिखता है। जब इंटरेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा पर्टिकुलर कंटेंट के साथ कनेक्ट होता है। कॉग्निटिव में क्या करते हैं, हम बच्चे को ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान दिया उसके साथ बच्चे इफेक्टिव डोमेन में क्या है, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। साइकोमोटर में बच्चे उस चीज को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, या उससे संबंधित कोई भी चित्र, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्ट बनाना है तो उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एटीट्यूड एंड वैल्यूज की एंड इंटरेस्ट की, तो ये हो जाएगा आपके इफेक्टिव डोमेन से संबंधित। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन आज के थे 25 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने बात करी। कल फिर से हम डिफरेंट पीवाईक्यूज के साथ मिलेंगे। उम्मीद है जितने बच्चे आज जुड़े हैं कल भी आप जुड़े रहिएगा। आपने काफी अच्छे एफर्ट्स डाले, सही आंसर्स बताए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और इसी तरह से हम तैयारी इसमें करते रहेंगे। किसी नई यूनिट के साथ इनको कल क्वेश्चंस होंगे, फिर एक नई यूनिट के साथ आपसे फिर से मंडे से मुलाकात होगी टीचिंग एप्टीट्यूड में ही, इसमें सॉरी पेपर 1 में। और चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर आपसे मुलाकात होती है कल अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।